तो सेकंड सेशन मार्केट का शुरू हो जाएगा 15 मिनट के बाद 11:30 बजे सेकंड सेशन होगा मार्केट का। लेकिन ये 11:15 से लेकर 11:30 बजे तक के बीच में प्री ओपनिंग का सेशन जैसे आप देखते हैं ना, पहले 15 मिनट 9 बजे टिकाना शुरू होते हैं, फिर 9:08 पे फ्रीज़ होते हैं, ऐसे ये सेशन भी चलेगा। तो पहले टिकाना शुरू होंगे, फिर फ्रीज़ होंगे, फिर 11:30 बजे एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी जो कि 1 घंटा चलेगी। 12:30 बजे आज का मार्केट का दूसरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 12:40 पे एडजस्टमेंट्स होंगी, जो टिपिकली जिनके सौदे क्यूज़ में रह जाते हैं उनको मार्केट बाद में 0-0 कर देता है। ठीक जी, तो कुल मिला के मार्केट के अंदर ट्रेड है। जो फर्स्ट सेशन का सार है वो आपके सकता हूँ, उसके बाद फिर मार्केट के ओपनिंग टिकाना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट सेशन का सार क्या? फर्स्ट सेशन का सार ये है कि मार्केट के अंदर ओपनिंग का लेवल ठीक मिला आपको। दूसरा पॉइंट, मार्केट ने 22,500 को फर्स्ट सेशन में नहीं घेरा। तीसरा पॉइंट, 48,100 के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी बना हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन 48,000 का है। चौथा पॉइंट, इंडिया विक्स करीब 2.5% फिर से बढ़ा है। और अभी अगर आप थोड़ी देर पहले गौतम शाह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे 25 तक विक्स चला जाएगा। हम तो आपको 5 दिन से बता रहे हैं कि 25 तक विक्स जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन वो 25 तक का विक्स डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर। वो ना अब 21,800 लाने की कैपेसिटी रखता। आप कर दो 25 का विक्स, आप 21,800 लेके आओ, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया, वो डिस्काउंट हो चुका। अब 21,800 जल्दी बाज़ार में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई नेगेटिव खबर चुनावों से नहीं आती है। कम से कम ये FIs और ये सब का डाटा भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये है कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो इस समय आपको थोड़े नोटिस करने होंगे या फिर आपको थोड़े ध्यान देने हैं। अच्छा, बड़े शेयरों में रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ था फर्स्ट सेशन में, जरा दिखाते यही स्पीड से। दूसरा, HDFC बैंक फ्लैट ही है ऑलमोस्ट 1 पॉइंट। TCS, इन्फोसिस और HUL, इन सब के अंदर भी कोई बड़ा मूव नहीं है, आएगा भी नहीं आज। 1 पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, थोड़ा स्पेसिफिक होके काम कीजिए, जहाँ पे खबर, जहाँ पे डाटा अच्छा है वो शेयर बढ़िया चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स उसका बेस्ट एग्जांपल है। रिपोर्ट आई, बाद में नंबर्स आए, चला बढ़िया, गाइडेंस अच्छी मिली। आपने देखा होगा हमने एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखा था रत्नेश की हेल्प से, वो आपने नोटिस किया होगा। ये प्री ओपनिंग के टिक्स आना शुरू हो गए हैं, ये भी सेटल होंगे। जैसे पहले 9 बजे आते हैं ना, तो इसको समय चाहिए होता 8 मिनट का, तो ये 8 मिनट का समय और लेंगे। अभी 11:23, 11:24 पे जाके सेटल हो जाएगा, फिर नहीं हिलेगा ये, फिर सीधा 11:30 बजे आप काम कर पाएंगे। ठीक, मेरे साथ मेहमानों का फिर से पूरा एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है सेकंड हाफ के लिए, यानी कि ब्रेक के बाद हम लौटे हैं। उसमें गौरांग शाह हमारे साथ हैं, हमको फंडामेंटल नॉलेज तो देंगे और मैं उनको कई बार फैक्चुअल एनालिस्ट भी बोलता हूँ। मेरे साथ अंशुल जैन वापस से जुड़ गए हैं, फर्स्ट सेशन में भी हमारे साथ थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमारा प्यार उनको आखिरकार खींच ही लाया। अंशुल भाई ठीक है ना, तो आप हमारे साथ सेकंड सेशन में भी रहिएगा। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे रैलीगेर ब्रोकिंग के, तो उनसे भी हम करेंगे ज़रा बातचीत। साथ ही आदित्य अरोड़ा भी होंगे हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ज़रा समझेंगे कि क्या करना चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4 एनालिस्ट होंगे, जिसमें से 3 टेक्निकल्स और एक फंडा एनालिस्ट आपके सामने होंगे। ये जो तीनों टेक्निकल एनालिस्ट हैं डेरिवेटिव के भी महारथी हैं। तो ये 3 टेक्निकल, 3 डेरिवेटिव्स, 1 फंडा एनालिस्ट के साथ हम अगला एक सेशन यानी कि 1 घंटा कंप्लीट करेंगे। तो मार्केट के अंदर जो फर्स्ट सेशन था उसकी मोटा मोटी समरी मैंने आपको बता दी। एक काम आप और कर सकते हैं, ये अभी लेवल्स फ्रीज़ हो रहे हैं, इनको हो जाने देते हैं, अभी तो टिक आएंगे। और आज वैसे भी लो वॉल्यूम पे काम हो रहा है, तो जो लेवल्स भी है ना, ये आप ऐसे समझिए जंप बहुत बड़ा होगा। जैसे शुरुआत में आपने देखा 70 पॉइंट नीचे, अभी 42 पॉइंट ऊपर। आप एक बार ज़रा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर भी अच्छा फर्स्ट सेशन में काम हुआ। देखिए अंशुल जैन ने आपको एक ब्रेकआउट बताया था सेलेक्ट मिड कैप के अंदर, 11-11.5 हज़ार का वो लेवल बता रहे थे कि वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया हुआ है। तो सेलेक्ट मिड कैप के अंदर, मतलब अच्छे मिड कैप के अंदर, और दूसरा स्मॉल कैप के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आधा 0.1% है। ये 2 हिस्सों का ये सूचक है। पहला, ये बता रहा है कि मार्केट में डर कम हुआ है। दूसरा, इसके अंदर फिर से वैल्यू बाय ढूंढी जा रही हैं चीज़ें। और आप देख रहे होंगे बड़े शेयर आपको परसेंटेज में ज़्यादा ना चल रहे हों, लेकिन छोटे शेयर जैसे रेलवे वाले काउंटर्स आपने देखे 2-4 दिन से 8-8, 10-10% तो वापस नहीं देख रहे हैं, स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहे हैं। अंशुल जैन से एक बार समझ लेते हैं, फर्स्ट हाफ में यानी कि फर्स्ट सेशन में और जब सेकंड सेशन में हम आए हैं, इसके बीच में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या जाना, उनकी अपनी रीडिंग क्या है। अंशुल सर।
देखिए डिम्पी जी, रीडिंग ऑलमोस्ट वही है कि मार्केट में आज थोड़ा सा प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, क्योंकि 5 अपडेज हो चुके हैं निफ्टी पे। फर्दर अपमूव मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। टिक्स थोड़े से एरेटिक हो रहे हैं, तो इसको सेटल होने का वेट करेंगे, बट मैं बहुत ज्यादा कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जरूर 48,250 का लास्ट स्विंग हाई था। अगर ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगती है तो फिर ये निफ्टी को भी बहुत कायदे से सपोर्ट करेगी। 48,800 और 49,200 ये दो टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी लीड लेती हुई दिखेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में बैंक निफ्टी का लीडरशिप आएगा। और ऑटो सेक्टर में वापस से रिन्यूड स्ट्रेंथ आ रही है, तो ऑटोज में वापस से ध्यान देना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलेगा। टाटा मोटर्स था जो बड़ी रेंज में था 1,065-920 की। परसों के सेशन में वहीं पे हैमर बना है 920 के आसपास। वहां पे 980 1,000 तक की मूव मिल सकती है। तो ऑटोज और बैंकिंग ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में चलेंगे। यहाँ पे आपको नज़रिया बना के रखना है। कई सारे काउंटर्स जो हैं ऑटोज़ में अच्छा प्रदर्शन ज़रूर करते हुए नज़र आए। उनमें से एक है अशोक लेलैंड, जो कि अंशुल जी के रेडार पे भी था। 210 हमने देखा था लास्ट जो प्राइस था अशोक लेलैंड का। और अन्य ऑटो काउंटर्स जैसे कि M&M में भी एक शानदार तेज़ी हमने देखी है। पर एक ऑटो से ही जुड़ा स्टॉक है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़। बस अभी उसकी कॉन कॉल जो है वो चल ही रही है, पर जो इनिशियल कमेंट्स हमने कॉन कॉल से सुने उसमें कंपनी ने एक बार फिर से गाइडेंस नहीं दी है। क्योंकि आपको याद होगा कि बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ऐसी कंपनी है जो कि गाइडेंस काफ़ी कीनली वॉच्ड होती है कि किस तरीके से वो उम्मीद कर रहे हैं। ग्रोथ की गाइडेंस वो देते थे, डिमांड एनवायरनमेंट पे चर्चा करते थे। तो एक बार फिर से कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग ये भी रहा देखने को कि जब सभी टायर कंपनीज ने अपने जो प्राइजेज हैं उसको बढ़ाया, बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ने बोला कि अभी उन्होंने Q4 में कोई भी प्राइस हाइक नहीं लिया है, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमें भी यही चैनल चेक से पता चला था कि सभी कंपनीज जो हैं अपने प्राइस बढ़ा रही हैं और अन्य टायर कंपनीज ने इसका पुष्टिकरण भी किया। पर ये जो कंपनी ने प्राइस हाइक नहीं लिया है, आगे लेंगे या नहीं इस पे भी उनका भी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बार रिएक्शन ज़रूर देखते हैं। हालांकि डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर पॉजिटिव ही बोला है कि अभी जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत आती हुई दिख रही है और रॉ मटेरियल प्राइस में भी वो कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहे। तो ये एक स्टॉक फोकस में ज़रूर रहेगा। पर इसके अलावा पिछले 1 से 1.5 घंटे में कोई खबर तो नहीं आई है। पर जी हाँ, नेस्ले भी एक काउंटर रहा है जो कि निफ्टी का टॉप गेनर बन के जो है उसने जो है एक एंड किया था। 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमने नेस्ले इंडिया में देखी थी। रॉयल्टी फीस को इंक्रीज़ ना करने का जो प्रस्ताव था वो शेयर होल्डर्स ने जो है उसको खारिज कर दिया। तो नेस्ले इंडिया पे भी इस बार हम फोकस बनाए रखेंगे। जाइडस लाइफ भी लगातार एक ये स्ट्रॉन्ग काउंटर है और साथ ही नतीजे भी इसके काफ़ी अच्छे रहे। पर अंशुल, अगर आज हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये काउंटर इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है। पर सीमेंट पैक एज अ होल आपको कैसा दिख रहा है, और सीमेंट में से कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे हो? देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन चल रही है, और स्टॉक का, पूरे सीमेंट स्टॉक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे बुलिश ही रहूंगा। बट एनी डे टॉप पिक इसमें से एसीसी बन के निकल रहा है, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। एसीसी में यहाँ से कम 40 से 50 रुपए की अपसाइड बनती हुई दिख सकती है। तो अगर सीमेंट स्टॉक्स में फोकस करना है तो एसीसी आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। यहाँ पे 2595 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं, तो टॉप पिक हमेशा एसीसी रहेगा। अल्ट्राटेक में प्रॉब्लम ये है कि 4 महीने की इनसाइड बार है मंथली चार्ट पे, और 5वां महीना भी हम इनसाइड बार काट रहे हैं। तो अल्ट्राटेक पे मोमेंटम तब बनेगा जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट देंगे, जिसका हाई है 10,210। तो 10,210 निकलने के बाद अल्ट्राटेक में इंटरेस्ट होगा। करंट सिनेरियो में अगर इंटरेस्ट रखना है तो एसीसी में मोमेंटम अच्छा है, वहां पे 2595 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद ना आपको लेवल्स फ्रीज भी हो जाएंगे इंडाइसिस के फिर से। तो उसके बाद हम उसके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक काम करते हैं। सोहम एएमसी के फाउंडर और सीईओ संजय पारिक से बातचीत हुई है।
और इलेक्शंस के रिगार्डिंग ही हुई है। आइए एक बार ना पहले उनका एक व्यू पॉइंट सुन लेते हैं, 2-4 मिनट ही सुनेंगे, उसके बाद फिर वापस लौट आएंगे मार्केट पे, क्योंकि फिर लेवल्स भी फ्रीज हुए मिल जाएंगे और फिर हम जरा ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पूछेंगे मेहमानों से। ठीक है, तो पहले जब तक संजय पारिक क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। नमस्कार, मार्केट महारथी सेगमेंट में ईटी नाउ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मार्केट महारथी में खास मेहमान हैं सोहम इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के संजय पारिक। संजय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश हमसे बात करने के लिए। इससे पहले कि मैं सोहम एसेट मैनेजमेंट का व्यू और मार्केट पे व्यू और आपका स्टांस समझ सकूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपने तो ढेरों साइकिल्स और इलेक्शंस देखे हैं। हम कितना भी कहें इन्वेस्टिंग कम्युनिटी कि भाई लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है इलेक्शंस, लीडरशिप वगैरह वगैरह, बट ये पर्टिकुलर केस इन पॉइंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने रिफॉर्म का काम जो है इस सरकार का अभी तक जो 10 साल में हुआ है काम वो सराहा है, तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक तरह से इवेंट बन गया है शॉर्ट नियर टर्म में। तो मैं इसलिए आपसे ये चर्चा आज इस बात पे शुरू करना चाहूँगा, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये उस लिहाज से कि कितनी मेजॉरिटी में सरकार बनती है, क्या उससे रिफॉर्म मोमेंटम को एक बूस्ट मिलेगा, या अगर किसी कारणवश उतनी मेजॉरिटी से सरकार नहीं बनती है तो क्या आपको लगता है कि रिफॉर्म मोमेंटम में कुछ धीमापन आ सकता है जो शायद बाजार को पसंद ना आए। उस हिसाब से इस नियर टर्म इवेंट का जो इलेक्शंस है अपना व्यू दें। नहीं अजय भाई, एकदम रेलेवेंट पॉइंट है एंड आपने सही बोला कि ये टाइम दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पहले 10 साल थे उसमें when they started and I very closely was following the banking sector, तभी बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत खराब थी एंड बाय द एंड ऑफ 2024 टुडे शायद मैंने 20 साल में इतनी अच्छी बैंकिंग बैलेंस शीट नहीं देखी। इनफैक्ट ऑल द बैलेंस शीट्स, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल स्पेस भी है, वहां भी ऑपरेटिंग लिवरेज है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट तो अच्छी ही थी बट इट्स गॉट बेटर बिकॉज गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी सबके भाव बढ़ गए हैं because of the feel good factor. So all of it, corporate balance sheet is at all time, leverage is all time low and balance sheets are at all time high in terms of strength. So ये सब हुआ है because of good governance as well and continuity का expectation है. Now what is कितना majority आएगा ये it is difficult as you would appreciate Ajay bhai, but continuity clearly is the expectation. एंड वो मार्केट को भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है कि वो हो जाएगा, while exact number of seats we would not know, but in case which looks very less probable today based on our workings and whatever analysis we have done, but you can never say with full conviction, but just in case the small probability में कहीं the current government का continuity नहीं हुई तो it will be certainly taken negative. ये आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पोर्टफोलियो अप्रोच को मैं जानना चाहूंगा। अभी तक जितने अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में जो अर्निंग्स हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हुए इस बार, और मोर देन क्वार्टरली अर्निंग्स जो मैनेजमेंट आप ट्रैक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के जरिए या ओवरऑल भी, उनकी कमेंट्री आपने क्या चीज पिकअप की है आगे आने वाले क्वार्टर्स के बारे में? Yes, Ajay bhai, at least हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज में वी आर वेरी हैप्पी। सो हमारा पूरा डोमेस्टिक थीम बायस था। तो सीमेंट ले लें, तो सीमेंट में रियलाइजेशंस कम थे बट EBITDA पैटर्न मार्जिनली कम था, बट अदरवाइज देयर वाज नो बिग डिसअपॉइंटमेंट देन एक्सपेक्टेशन एंड ओवर फुल ईयर दे हैव डन वेरी वेल। तो ये संजय पारिक का व्यू पॉइंट सुन पा रहे थे, वो आपको बता ही रहे थे कि इलेक्शन से पहले उनकी अपनी क्या कैलकुलेशंस है। खैर सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती ही हैं। इस बीच निफ्टी आपको फिर से बता दें, जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं यानी कि टिक आना जो बंद हो गए हैं वो 31 पॉइंट ही है और निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 48,183। हम फिर से उसके काफ़ी करीब हैं। अभी F&O के अंदर टिक्स नहीं आए हैं, यानी कि स्पॉट के अंदर ही लेवल फ्रीज हुए हैं, फ्यूचर्स के अंदर टिक आना बाकी होंगे अभी। ठीक है जी, तो ये 3 मिनट के बाद मार्केट अपना प्री ओपन का सेशन शुरू यानी कि सेकंड सेशन शुरू कर देगा।
आदित्य अरोड़ा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहली बार बात हो रही है। आदित्य नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? आप जरा बताइए, आपके शेयर्स हैं कुछ, ट्रेड करोगे आज? नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। ईटी नाउ पे सैटरडे की शुरुआत थोड़ी अच्छी लग रही है और ट्रेड करेंगे बिल्कुल। और जी एंटरटेनमेंट अच्छा लग रहा है। उस पे तेजी की राय बनेगी। बहुत टाइम से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस अभी रिवर्स हो सकता है और इसलिए वहां पे एक बाय की सलाह रहेगी। करंटली प्राइस चल रहा है 140.55, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 130 का और टारगेट रहेगा 159 का। ठीक है, 159 तक आ सकता है। एक सवाल आपसे मैं थोड़ा और पूछना चाहता हूँ, मान लो किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इस लेवल पे भी ठीक है, मेरे को फिर 159 का टारगेट नहीं चाहिए सर, फिर मेरा टारगेट 259 होना चाहिए, क्या मैं इसको रख सकता हूँ? बिल्कुल, देखिए जी एक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव काउंटर है। इसमें बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और न्यूज ड्रिवन काउंटर बन चुका है। बट टेक्निकली देखे तो 130 का जो सपोर्ट बना है वो लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम है। अनटिल अनलेस 120 ब्रीच नहीं करता, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है यस, अपसाइड तगड़ा है। आ सकता है 200 250 की तरफ, बट एक लॉन्ग टर्म नजरिया लेना पड़ेगा और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को सहना पड़ेगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म नजरिया भी पॉजिटिव है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे आप कह रहे हैं व्यू पॉइंट पॉजिटिव, फिलहाल तो इसी टारगेट इसी स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए जो आदित्य आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर आपको सुनते हैं तो अच्छा लगता है, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। सर जरा हम इलेक्शंस के बिल्कुल अब काफ़ी करीब आ गए हैं, सोमवार को मुंबई में वोट पड़ेंगे, आप भी मुंबई में ही हैं तो आप भी उम्मीद करते हैं वोट डालेंगे अपना। अच्छा सर बताइएगा, ये पाँचवें चरण की वोटिंग परसेंटेज जिसको बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है, ये मान लो थोड़ी एवरेज से ज़्यादा आ गई तो क्या फिर इससे बाजार चलेगा? ये बाजार इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस क्यों कर रहा है सर? धन्यवाद दिग्विजय जी, आपका, आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये चर्चा जो है प्रतिशत को लेकर के मतदान की, जो मैंने देखा है, और मैं शायद गलत हूं समझने में तो आप मुझे सही करिएगा, ये सिलसिला चला मेरे ख्याल से जब तीसरा चरण खत्म हुआ, उसके बाद ये जो अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय है हमारे पास, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टा वगैरह में, वहां पर काफी कुछ बुद्धिमान लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया देने के बाद काफी कुछ लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा और सुना, और उसके बाद अनिश्चितता का वातावरण, ज्यादातर जो विपक्ष के राजनीतिक नेता हैं उनके तरफ से भी काफी कुछ बयान ऐसे आए जिसको लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति खड़ी हुई, और उसी कारण को लेकर के हमने 22,000 नीचे के भी स्तर देखे। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते था 21,840 के आसपास का स्तर देखा, और वहां से फिर धीरे धीरे करके ऊपर के तरफ के दायरे, जहां पर हम फिलहाल 22,500 के आसपास खड़े हैं। सोमवार को पांचवा चरण होगा और उसके बाद 2 चरण और हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देशवासी अपने मतदान का प्रयोग करें। अगर आपको किसी पार्टी का कोई नेता पसंद नहीं आता है तो कम से कम जा करके नोटा पे जा करके बटन दबाएं, लेकिन जा करके वोट दें, जिससे आप अपना हक अदा करेंगे। ये जो बाकी के 3 चरण बाकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर आंकड़े थोड़े बहुत अच्छे आए और जो कमियां हैं उसकी भरपाई हो जाए। 1 जून को आखिरी मतदान होगा और शाम के 6 बजे के आसपास 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। दूसरी तीसरी तारीख को उसकी प्रतिक्रिया होगी। 4 जून को इलेक्शन कमीशन के तरफ से औपचारिक स्तर पर घोषणा हो जाएगी चुनाव के नतीजों की। मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है डीपी जी के ये बाजार प्रयास कर रहा है एक बुनियाद बनाने का, और शायद बहुत ही नजदीक के भविष्य में एक नया सर्वोच्चम स्तर बनता हुआ हम देखेंगे। लेकिन अब से लेकर के तब तक उठापटक जो बाजार में हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, वो और भी हावी हो सकती है। कुछ एक चौथी तिमाही के नतीजे भी देखना बाकी है पिछले वित्तीय वर्ष के, उस पर भी प्रतिक्रिया होगी कंपनी के आधार पर जिस तरीके से नतीजे लेकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह डिम्पी कि ये जो उठापटक गिरावट हम फिलहाल देख रहे हैं वो शायद कारोबारियों को, छोटी मध्यम
अवधि के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और खड़ा करने के लिए। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है। छोटे मोटे ब्लिस मार्केट के अंदर आते रहेंगे, लेकिन जिनकी नज़र अर्जुन जैसी है तो उनका तो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बहुत साफ़ है। उनको क्या खरीदना है, कितने समय के लिए रखना बहुत साफ़ है। इसके बीच के अंदर जो भी उतार चढ़ाव है उनसे वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो ये गुरांग सर का मानना है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1 तारीख को जब आखिरी चरण का वोट गिरेगा उस दिन है शनिवार। तो शनिवार को शाम को ये एग्जिट पोल आएंगे। संडे को हम रिएक्शन नहीं देंगे, हम देंगे 3 और 4 तारीख को रिएक्शन। तो वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयार रखिएगा अपने आप को। और अभी तो हम 20 पे चल रहे हैं, हो सकता है 25 से 28 तक भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स ले आए ऊपर अपने आप को। उसके बाद कूल ऑफ होना तय है इसका। आगे बढ़े क्योंकि बाजार अब खुल चुका है। 52 अंकों की बढ़त है। एक्चुअली ये सारी की सारी बढ़त आप पहले भी देख चुके हो, बाजार के अंदर कुछ नया नहीं है। ये बस रुका था, होल्ड किया उसको, वापस से उसको उसी लेवल से शुरू कर दिया थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स के बाद, जो ओपनिंग टिक्स के अंदर आपको दिखे हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये कुछ ट्रेड है। अंशुल जैन, आपने कोई ट्रेड ढूंढा है सेकंड हाफ के लिए? फर्स्ट हाफ में तो आपके ट्रेड हमने नोटिस किए थे, सेल था और ITI था। सेकंड हाफ के लिए देखिए डिम्पी जी, बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक ऐसा चलते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन सृष्टि जी ने जो आइडेंटिफाई किया था नेस्ले, उसमें जरूर मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो नेस्ले देखना चाहिए 2550 तक के लिए। नेस्ले पे ध्यान रखें, 2550 तक का टारगेट है। सीधा कैश ही लेना, कोई ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं लेनी ना इसकी? नहीं, कैश फ्यूचर में लेना। शायद है कि नहीं है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मेरे को। कैश में रखे ना, ठीक है। 2550 का टारगेट कैश में रखो। और एक बार ये शेयर रखना होगा ध्यान। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर जरा चेक करवाते हैं। एक असाही इंडिया ग्लास करके आए, मेरे को फर्स्ट हाफ में नहीं दिखा बट सेकंड हाफ में दिख रहा है। एक बार आदित्य जी आप इसको चेक करेंगे। ये कंपनी ग्लासेस के बिजनेस में है। पहले बोला जाता था ये ऑटोस के लिए है, धीरे धीरे बैलेंस शीट चेक की तो पता लगा ये तो रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी ग्लासेस बनाती है। और आजकल क्या है ना, ग्रीन बिल्डिंग्स बनने का रिवाज है, उसमें सीमेंट और कंक्रीट कम लगता है, ग्लासेस ज़्यादा लगते हैं। तो असाही इंडिया भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। जरा चेक करके बताइए सर। बिल्कुल, देखिए असाही इंडिया का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन में ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड नहीं है। इसमें एक रेंज ट्रेडिंग ब्रेकआउट के हिसाब से नज़रिया बनाया जा सकता है। स्टॉक अगर अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल 660 को क्रॉस करता है, वहां से एक पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए, वहां से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा वहां पे 630 का, और टारगेट रहेंगे वहां से 690 के। आपको ना कुछ जल्दी जल्दी शेयर्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा आज, क्योंकि एक्चुअली में जो थोड़ा बहुत एक्शन था भी ना, जो होता है सैटरडे वाला, वो मेरे को लग रहा है फर्स्ट हाफ में निपट गया। सेकंड हाफ में तो बिल्कुल डल सेशन है, यानी कि आप टिक्स भी, मैं तो शेयर्स भी देख रहा हूँ ना, तो मेरे को कुछ वैसा ऐसा कुछ एक्साइटमेंट वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, NMDC एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना, एक बार ज़रा पावर ग्रिड स्क्रीन पर दिखा दीजिए, गेल भी दिखाइए। बस ये 3-4 शेयर हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम मेरे को लग रहा है कि भी और भी बन सकता है। NMDC की बातचीत करते हैं। आज सुबह रत्नेश जी की भी कॉल थी, NMDC और डाटा पैटर्न्स। NMDC एक बार ज़रा गौरांग सर आपका व्यू पॉइंट चाहिए NMDC के रिगार्डिंग। आपको मालूम है ना सर, इसका वो जो स्टील वाला काम है वो अलग हो गया इसका। बेंगलुरु की अच्छी कंपनी है ये, और वहाँ पे इस समय स्टेट के अंदर दूसरी सरकार है, अगर वापस सेंटर में है तो फिर दूसरी सरकार है। मैं सरकारों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है पॉलिसीज़ का, कि कैसे कैसी पॉलिसीज़ बनाई हैं। एक बार आपका टेक चाहिए सर, इसमें ग्लोबल पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी जी। धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई लगती की कंपनी है ये, और अगर रुझान देखें पिछले 2-3 हफ्तों में तो पूरे धातु क्षेत्र में अच्छी कंपनियों ने अच्छा रुझान दिया है। उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चाइना से जो खबरें आई हैं वो नकारात्मक नहीं, और अनुमान और आकलन ये लगाया जा रहा है कि हमारे देश में सरकार स्थापित और गठन होने के बाद शायद निर्माण कार्य जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ा। दूसरा विकल्प ये भी लगाया जा रहा है बुनियादी स्तर के आधार पर के फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के जो दाम है वहां पर धीरे धीरे करके आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो लागत खर्च को लेकर के शुद्ध मुनाफे के आंकड़ों में दबाव था वो अब दूर हो गया है, और शायद बेहतर कर सकती है। मुझे याद नहीं आ रहा है NMDC पर हमारी कवरेज है कि नहीं, लेकिन
पूरा धातु क्षेत्र हमें लग रहा है कि थोड़ा रुझान बेहतर हो सकता है आंकड़ों और नतीजों के आधार पर। और धातु क्षेत्र में अगर आपको देखना है तो हमारी जो खरीदारी की राय या सूची जो है डीपी, वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को यहाँ तक सीमित हमने रखी है। स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तीन दिग्गज स्टील प्लेयर्स जो कि गौरांग जी को अभी पसंद आ रहे हैं, उन्होंने अपनी राय भी दी स्टील काउंटर्स पे। पर इस बीच देखिए, क्योंकि आज 5% का ही सर्किट है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री, जैसे कि हम बता रहे थे कि कौन कॉल में डिमांड को लेकर जो है कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं दिखाई है, हालांकि गाइडेंस नहीं दी है और स्टॉक 5% के अपर सर्किट को रिस्पेक्ट कर रहा है। बीईएल, हमने इस पे अपने एक्सपर्ट से भी राय ली थी फर्स्ट सेशन में, तब 3-3.5% की तेज़ी थी, अब लगभग 4.5% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आज का सुपर कॉल रत्नेश जी की तरफ से यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। पर इस बीच अंशुल, कई सारे फार्मा काउंटर्स जो हैं देखिए फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से 2 काउंटर्स पे आपसे राय जानना चाहूँगी। औरोबिंदो फार्मा जो कि फिर से एक बार ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है, 3.5% का यहाँ पे जंप है, और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, इस पे भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी हम दिग्गज फार्मा कंपनीज के नंबर्स या उनके अर्निंग्स ये सब पे चर्चा करें, ये दोनों ही काउंटर्स ने जो गिरावट थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, और फिर से एक बार इंटरेस्ट जो है वो बनता हुआ दिखा। क्या नज़रिया है ये दोनों फार्मा काउंटर्स में, क्योंकि हम देख रहे हैं जाइडस लाइफ ने जो थोड़ा मूड है उसको थोड़ा सा चेंज ज़रूर किया है, पर क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? देखिए सृष्टि जी, अगर फार्मा इंडेक्स मंथली चार्ट पे देखें तो 2 महीने की कंसोलिडेशन और 3 महीने की टाइट क्लोजेस थी। मई के महीने में भी हम उस टाइट क्लोज को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, 4th टाइट क्लोज एट प्रेजेंट अभी तक तो यही है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है इंडेक्स में 19,500 के ऊपर, तो फिर सारे काउंटर्स चलना स्टार्ट करेंगे। लीडर उसमें जाइडस है, सेकंड बेस्ट काउंटर उसमें औरो फार्मा निकल के आ रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट है तो औरो फार्मा में 1350 तक की अपमूव बन सकती है। और ग्लेनमार्क में अभी तक इनसाइड बार है मंथली पे, वीकली चार्ट पे जरूर फेल्ड लो की फॉर्मेशन हुई है, तो जो नया मूव है वो स्टार्ट हुआ है 1040 के ऊपर, जिसका इमीडिएट टारगेट 1096 है। तो थोड़ा सा ऑर्वो फार्मा और जाइडस लाइफ जो लोग मूव मिस कर दिए हैं उनके लिए ग्लेनमार्क जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बाई कर सकते हैं। 1020 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1095 1096 तक का टारगेट मिलेगा। मार्क और जाइडस की अगर ट्रेन आपने मिस कर दी हो, माफ़ कीजिएगा, जाइडस अगर औरोबिंदो फार्मा की ट्रेन मिस कर दी हो तो ग्लेनमार्क पे आप नज़र ज़रूर बना सकते हैं। पर गौरांग जी, आपसे एक बार फार्मा पे नज़रिया भी जानना चाहेंगे और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस भी, क्योंकि जितनी भी अभी कंपनीज ने नतीजे घोषित किए हैं किसी के भी बहुत बेहतरीन नंबर्स नहीं आए हैं एक्सेप्ट जाइडस। तो ऐसे में क्योंकि कमेंट्री पे काफ़ी फोकस रहा है, हालांकि जाइडस की कमेंट्री भी काफ़ी मजबूत रही है, पर आप कैसे सेक्टर रीडिंग कर रहे हैं फिलहाल, और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस कहाँ पे हैं? तो सृष्टि, देखिए ये तो वास्तविकता है कि हमारा भारतवर्ष देश जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगा, यानी कि इंडिया इज द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। और ये वास्तविकता कोई ठुकरा भी नहीं सकता है, और कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ से हट करके कोई दूसरे देश में जा भी नहीं सकता इस परिस्थिति को लेकर के। महामारी के समय पर, महामारी के बाद और वैक्सीन को लेकर के भी जो इतिहास रहा है हमारे सामने, वो हमें सबको पता है। अगर श्रेणी के आधार पर, पसंदगी के आधार पर मैं बात करूं तो पहली 4, ऐसे तो काफी सारी कंपनियां सृष्टि इस क्षेत्र में जहां पर हमने बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय दी है, लेकिन अगर प्राथमिकता आपको देनी है तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये 4 प्राथमिकता के आधार पर दिग्गज नाम आ जाएंगे। हमारी जो खरीदारी की सूची है वो मझौली फार्मा क्षेत्र में भी है। एक नाम तो आपने लिया था जाइडस का, तो दोनों ही कंपनियों पर, जाइडस वेलनेस और जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा नैटको फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, इन सब कंपनियों पर भी बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय है। ग्लेनमार्क भी इस सूची में आता है सृष्टि। थैंक यू गौरांग जी, आपने अपनी लिस्ट तो बताई, पर एक काउंटर उस पर आपसे लंबे समय के टारगेट्स जानना चाहेंगे, डिवीज लैब, क्योंकि पूरे सीडीएमओ स्पेस में हम जो देख रहे थे प्राइसिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था।
ग्लेनमा, माफ़ कीजिएगा, डिवीज़ लैब कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है जिससे फिर से एक बार आपका फंडामेंटल्स का तो भरोसा आया है, टेक्निकली भी बहुत सारे लोगों को जो है अब वो पसंद आ रहा है जिस तरीके से अब उसमें वॉल्यूम्स के चलते जो है एक्शन देख रहे हैं, तो लंबे समय के टारगेट्स कोई हैं डिवीज़ लैब पे? तो इस कंपनी के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे मेरे ख्याल से। मैंने आज सुबह ही देखा था कहीं पर, डिवीज लेबोरेटरीज के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे। अभी क्योंकि नतीजे अगले हफ्ते हैं तो मैं आगे बढ़ के टिप्पणी नहीं करूंगा लक्ष्यांक को लेकर के, लेकिन एक अनुमान लगा सकता हूं मैं। पहले तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, ये हमारे यहाँ डिस्क्लोजर है, और अगर नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक आए तो शायद ही आपको 4,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए नतीजे देखना अनिवार्य होगा। और जैसे मैंने बताया, फिलहाल तो खरीदारी की राय है। और एक चीज दिक्कत है सृष्टि, यहाँ पर पूरे फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हमने अभी भी कुछ समय पहले देखा था कि जब कभी भी यूएसएफडीए के तरफ से कुछ जांच पड़ताल होती है तो काफी कुछ कमियां सामने आती हैं, ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर उत्पादन प्रक्रिया है वहां पर थोड़ा बहुत खामियाजा दिखाई देता है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि में नकारात्मक परिस्थिति बन सकती है। मैं सिर्फ डिवीज लेबोरेटरीज की बात नहीं कर रहा, कमूमन काफी सारे नाम है फार्मा क्षेत्र में जहां पर ये प्रतिक्रिया यूएसएफडीए की तरफ से आती है और फिर थोड़ा बहुत नकारात्मक सा रुझान बन जाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी अपना टेक डिवीज़ लैब पे देने के लिए। पर इस बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के इस पार चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। दस मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। पापा, ये रेनबो कहाँ से शुरू होता है? चलो ढूंढते हैं। न्यू टाइगुन जीटी लाइन, स्टाइल्ड टू वंडर। Volkswagen भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। ठीक है, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कई सारे काउंटर्स पे चर्चा कर रहे हैं और कुछ काउंटर्स एक्शन भी दिखा रहे हैं। इसमें से एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स कुबोटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब इसमें वॉल्यूम्स के साथ पिछले 3 से 4 कैंडल्स जो हैं इसकी काफ़ी अच्छी रही हैं और एकाएक करके इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा चार्ट्स पे? देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और ये स्टॉक में अगर आप देखें तो इसने अच्छी दौड़ लगाई है 2,700 से लेके अभी 3,900। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मैं अभी इस लेवल पे बाय की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा डिप आए तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहां पे पॉसिबल बनेगा। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव नजरिया, बट इमीडिएट बाय का नजरिया नहीं है। डिप का इंतजार करें, वहां से बाय किया जा सकता है। पौने घंटे के बाद जाके बाजार बंद होगा, लेकिन पौना घंटा कैसे कटेगा ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस वजह से क्योंकि मार्केट के अंदर ना आपको अच्छे ट्रेड अभी दम से नहीं मिल रहे हैं। जो शेयर मिल रहा है उसमें एक तो 5% का सर्कट लग जाएगा आज, पहला पॉइंट। मान लो 3% आपको मिला तो आपके पास आज का इंट्राडे 2% हो जाएगा। हाँ, लेकिन चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज दिन बहुत अच्छा है। सैटरडे का दिन है, आराम से बैठिए, शांति से 2 चरणों में वेट हो रहा है। मार्केट के अंदर कोई ज़ोर से उथल पुथल नहीं हो रही है। आप अच्छे स्टॉक्स का आज आंकलन करने का दिन है।
जैसे अभी गौरांग सर आपको बता रहे थे, भाई जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या है, उसके लिए तो एक सीज़न है, एक निकल जाएगा, 10 दिन और निकालने हैं उसके लिए और निकल जाएंगे 10 दिन और उसके लिए, ठीक है। लेकिन जो लोग सीजनड नहीं है ना, वो इससे थोड़ा घबरा रहे हैं, तो आराम से कीजिए काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया सेशन है। आदित्य अरोड़ा, एक चीज़ आपसे समझनी है, एक बार ज़रा निफ्टी बैंक के बारे में बताइए, 48,200 के ऊपर आने के चांसेस कितने और उसके बाद कितना चल सकता है? क्या 48,500 आ सकता है? निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखाओ प्रोड्यूसर साहब। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, वहां पे ज़्यादा अच्छी रफ्तार है, मेनली बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने भी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। हाल ही में स्टॉक अच्छा कर रहा है, बट ओवरऑल अगर देखें तो एचडीएफसी और कोटक बैंक ने जो दबाव बनाया है उस हिसाब से स्टॉक टाइम ले रहा है थोड़ा सा उभरने में, कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार बेस बना लेगा स्टॉक, क्या इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, अगर एक बार बैंक निफ्टी बेस बना लेता है तो फिर एक वहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल अभी मोमेंटम बहुत लैकिंग है, बाजार का नेचर भी बहुत रैंडम हो गया है, जैसे हमने लास्ट 2-3 दिनों में देखा है कि एक स्ट्रक्चर चलता आ रहा है कि सेल ऑन राइज हो रहा है और बाय ऑन डिप हो रहा है। बाजार ज्यादा नीचे जाता है 200-300 पॉइंट निफ्टी तो वहां से बाइंग आ जाती है, और 200-300 पॉइंट निफ्टी प्लस होता है वहां से सेलिंग आ जाती है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड दिखेगा हमें इलेक्शन से पहले। तो एक बार एग्जिट पोल के रिजल्ट आए वहां पे ये एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट मिल सकता है। और दूसरी बात बहुत अहम जो नोट करनी चाहिए, बैंक निफ्टी पे जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं वो हिस्टोरिक है, और बहुत टाइम में बहुत ज़्यादा एक समय में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट खड़े हैं जो हिस्टोरिक है। और उसके साथ जो इलेक्शन का कॉकटेल बन रहा है वो थोड़ा सा डेंजरस है। तो मैं तो पर्सनली पोजीशन लाइट रख रहा हूँ, और मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि पोजीशन लाइट ले, क्योंकि अभी बड़ा पैसा बनाने का इतना मौका नहीं है। पर आप थोड़ा सा रुके, सब्र करें, एक अच्छा एंट्री मिलेगा तो वहां पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क छोटी होगी, रिवॉर्ड बड़ा होगा। तो मेरी तो अभी ये सलाह रहेगी, कोई ट्रेंड नहीं है बैंक निफ्टी में, थोड़ा साइडलाइंस पे वेट करें। ठीक है, थोड़ा साइडलाइन पे वेट कर सकते हैं। गुरांग सर, आपने ना एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि वो ये नहीं करना चाहिए, बट मैं ऐसा ज़रूर बोलूँगा, ऐसे सिस्टम में काफ़ी सारे लोग हैं जो थोड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। वो खतरों के खिलाड़ी कैसे हैं कि जैसे इवेंट होने को होता है, देखिए पता किसी को नहीं है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कानाफूसी मार्केट के अंदर चरम पर चल रही है, ठीक है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। तो वो जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो करते क्या है ना कि सर जो पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उसमें बहुत पैसा डालेंगे। उनका सिंपल सा मानना है जैकपॉट लग जाए हमारा। मैं कुछ ही स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, है ना। तो जो पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उनके बिजनेस देख के पैसा लगाना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल इस अनसर्टेनिटी के साथ भी पैसा लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए डिम्पल जी, खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक तो बहुत लोगों को होता है, और फिर जब अकस्मात या आपघात होता है तो कुछ बचता नहीं है, और वो लोग आपको दिखाई भी नहीं देते कई सालों तक, इस तरीके से सफाया हो जाते हैं। तो देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर हम आकलन करते हैं, तो हमारे लिए राजनीति, चुनाव कुछ हद तक, कुछ समय तक अहमियत या फिर मायने रखेगा बाजार के ऊपर। और दुर्भाग्यवश, ये मैं मेरी निजी राय दे रहा हूं आपको, हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। तो अगर आप वही सोच और विचारधारा लेकर के चलेंगे तो आप इधर से छलांग मारेंगे और उधर जाएंगे, उधर से छलांग मार के इधर आएंगे। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मैं बुनियादी तर्क पे आकलन करता हूं, तो मैं कंपनी के कामकाज को देखूंगा, कंपनी के मैनेजमेंट को देखूंगा, कंपनी के नतीजे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल आते हैं, उस पर नजर रखूंगा। और कंपनी ने और मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को किस प्रकार से विस्तार योजना या आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर मैं ज्यादा महत्व और आकलन दूंगा। चुनाव अपनी जगह पर है, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर उसको लेकर के। हाँ, गतिविधि हावी होती है बाजार में, लेकिन वो सिर्फ छोटी मध्यम अवधि के लिए होती है। अगर आप छोटी मोटी अवधि के लिए नहीं सोचते और लंबी अवधि के लिए सोचते हैं, तो हमारे तरफ से अनिवार्य ये होगा कि आप बुनियादी तर्क को ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, डन। तो बुनियादी तर्क पे ही आपको सोचना है, समझना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड देखने हैं।
और ये एक्चुअली ना कई बार ऐसे सेशन होते हैं जब आपकी ना लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। देखो अर्निंग और लर्निंग दोनों होनी चाहिए मार्केट में। अर्निंग तो आप कर ही रहे हो, अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, अर्न हो जाता है, लेकिन वो लर्निंग के साथ होगा ना तो फिर आप मजबूत हो जाओगे, फिर आप मार्केट को अच्छे से झेल पाओगे। ये मैं आपको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी जब शुरुआत में आता था ना तो मेरे को सिर्फ स्टॉक्स ही पता लगते थे, अच्छा ये खरीद लेते, ये बेच देते, ये खरीद ले। अब लगता है कि नहीं, जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। जितना पहले खरीदेंगे, पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। ये ना आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता जाएगा और आप इसको नोटिस कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है मार्केट के अंदर अगर आप सूझबूझ के साथ काम करते हैं। इसलिए गुरांग सर, ये जो एनालिस्ट बैठे हैं हमारे साथ स्क्रीन पे पैनल पे, ये सब उसी एक्सपीरियंस के दौर से गुजरे हुए हैं। इन सब के पास अच्छी समझ है, एक्सपीरियंस है और पूरा आकलन है। अंशुल सर, एक दो शेयर मैं आपसे फटाफट से पता कर लेता हूँ, जरा मेरे को चेक कीजिए। एक रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, 303 रुपये चल रहा है उसका रेट, जरा चेक कीजिए। पिछले 2-4 दिन से वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट मूवमेंट आ सकती है क्या इसमें, जरा चेक करना। बहुत सही शेयर आपने आइडेंटिफाई किया है। मंथली चार्ट पे इसमें 8 महीने हो चुके हैं, कंसोलिडेशन के इनसाइड बार है और करंट मई में हमने 4 महीने के लोज को तोड़े हैं, तो वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेकआउट हो चुके हैं और अब ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ चुका है। तो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से आपको प्रीएम्प्टिव बाई कर लेना चाहिए, ब्रेकआउट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने 4 महीने के लोज के नीचे फेल लो दिया है। वीक लॉन्ग्स निकल चुके हैं, 303 रुपये करंट मार्केट प्राइस से बाई कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा, 275 क्लोजिंग बेसिस का। पहला इसमें जो ब्रेकआउट बनेगा 325 रुपए का बनेगा, उसके ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो स्विंग हाई 365 का पहला टारगेट रहेगा और 365 के ऊपर ये फिर वापस से ब्लू स्काई जोन में होगा, तो लगभग 500-550 का टारगेट बनेगा। तो अगले 3-4 महीने के लिए बड़ी रैली डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है, जल्दी से इसमें एंटर कर लेना चाहिए। ना आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा एंटर इसके अंदर कर लेना चाहिए, आप कह रहे हैं बड़ी रैली इसके अंदर स्टार्ट होने को है। छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। करीब करीब 12 बजने को है, 5 मिनट बाद 12 बज जाएंगे। आधा घंटा आपको सेशन को और देखना है, उसके बाद फिर मार्केट आज की छुट्टी कर देगा। ठीक, तुरंत लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अगर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा मोमेंटम तो है नहीं, क्योंकि निफ्टी 50 अभी भी 30 अंकों की तेज़ी बरकरार है और इंडिया विक्स में भी एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। 3% की तेज़ी वहाँ पे है। निफ्टी बैंक अभी अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में कायम है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स में एक्शन ज़रूर है। देखिए, FMCG पैक से नेस्ले तो चल ही रहा है, पर बाटा इंडिया ये भी 1% मजबूत है और कुछ एक्सपर्ट्स के रडार पे आया भी था। अंशुल, बाटा इंडिया पे कोई राय करंट लेवल्स पे? देखिए सृष्टि जी, बाटा इंडिया में मंथली चार्ट पे देखें तो 5 महीने की फॉल रही है और अब वीकली चार्ट पे एकदम से 180 डिग्री रिवर्सल आया है। लास्ट 2 वीक जो डाउन वीक्स थे उसको एक ही वीक में कवर अप किया है, तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। इसमें ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक बिल्ड हुआ है, तो यहाँ से पहला टारगेट जो बनेगा वो प्रीवियस मंथ हाई 1405 का बनेगा और 1405 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से इंटेंसिफाई होगी 1480 रुपए तक के लिए। तो 2 टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए, 50% 1400-1405 पे, उसके ऊपर निकलता है तो 1480 के लिए बाकी 50% स्टॉक रखना चाहिए। 1405 यहाँ पे एक लेवल है जो कि आपको वॉच आउट करना है। उसके ऊपर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है बाटा इंडिया में, तो इस पे आप नज़र ज़रूर बनाए रखिए। पिछले 3 दिनों से एक ग्रीन कैंडल्स ही दिखा रहा है, तो बाटा इंडिया के लिए आपको अंशुल ने राय दी। पर अब समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। ये पूरी लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि ऐसे बाज़ार में एक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है खबरों के दम पे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, JSW स्टील के नतीजे में जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है एबिडा पर टन। वो जो है लगभग 30% गिर दिया था सिक्वेंशियल, थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिली थी और हायर कॉस्ट और रॉ मटेरियल के कारण जो है स्प्रेड्स में भी इम्पैक्ट आया। और हमारे सिस्टर चैनल में जो है मैनेजमेंट ने आज ही कहा कि आगे जाते हुए जो स्टील प्राइसेस की प्राइस हाइक्स देख रहे हैं अप्रैल और मई में, और एबिडा पर टन जो एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव करेगा क्योंकि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहे हैं और प्राइसिंग जो इन्वायरमेंट है स्टील की वो भी स्टेबल है। तो कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है और ओवरऑल नतीजे भी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ऑफकोर्स ऑपरेशनल नंबर्स के कारण स्टॉक में थोड़ी सी प्रेशर आई है। दूसरा स्टॉक रहेगा नेस्ले। यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स ने टर्न डाउन कर दिया कंपनी की प्रपोजल, जहाँ पे वो रॉयल्टी पे आउट
के बारे में बात करते थे, जहाँ पे रॉयल्टी बढ़ने की जो थी जो प्रस्ताव रखा गया था उसको लेके शेयर होल्डर्स ने जो है खारिज किया है। 75 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट है मार्जिन में, जो 5 साल में होने वाला था अब वो नहीं हो सकता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट बात है। अब ऑफकोर्स ये जो अप्रैल के महीने में ये बात हुई थी कि जो लाइसेंस फी है जो एग्जिस्टिंग 4.5% का है उसको बढ़ा के 5.25% टर्नओवर का कर देंगे अगले 5 साल में। तो उस टाइम जब अनाउंसमेंट आया तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया था और अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चौथी तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे, सेल्स वॉल्यूम भी डबल डिजिट में स्ट्रॉन्ग ग्रो किया, और जो अभी कॉन कॉल हो रही है जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि मार्च में जो रिकवरी हुई है उनके अनुमान से बेहतर हुई है और शार्प रिकवरी सिक्वेंशली देखने मिली है। एचएल के कॉन कॉल में भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है ऑर्डर्स फ्लोज में भी, और वित्त साल 2025 में 33% तक का एबिडा मार्जिन आ सकता है और वही 1.2 लाख करोड़ का ऑर्डर देखने मिल सकता है। जी के चौथे तिमाही नतीजे ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग आए हैं और जो Z5 के लॉसेज हैं वो आगे जाते हुए कम होंगे, ये मैनेजमेंट का कमेंट्री आया। इसका मतलब ये मार्जिन एक्रेटिव देखने मिल सकता है क्योंकि जो डिजिटल बिजनेस में स्पेंड्स होती है वो बहुत हाई होती है। और जो गाइड जो किया है एबिडा मार्जिन का वो 18 से लेकर 20% का किया अगले 2 साल में, और वही जाइडस लाइफ हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा। नतीजे तो अच्छे आए हैं लेकिन जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ सारे ही बिजनेस में आएगा इंक्लूडिंग डोमेस्टिक बिजनेस का। जो डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूँ तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट और बायोसिमिलर ये 2 सेगमेंट है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ ड्राइविंग देखने मिल सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे इस सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस में रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये पूरी लिस्ट बताने के लिए। तो कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे खबरों के दम पे एक्शन देख रहे हैं और कई सारे काउंटर्स पॉजिटिव खबरों के दम पे आज अपर सर्किट पे भी मौजूद हैं। पर गौरांग जी, एक काउंटर जो कि निफ्टी का टॉप गेनर है नेस्ले इंडिया, हमने इस पर एक टेक्निकल राय तो ली ही, पर जो ये खबर है कि अब रॉयल्टी फीस जो बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं मिला है, उसको खारिज कर दिया गया है उस प्रस्ताव को, कितनी बड़ी खबर हो सकती है नेस्ले इंडिया के लिए, इस पे आपकी कोई टिप्पणी? तो सृष्टि, पहले डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा, नेस्ले पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और एक बात है कि अगर आप अपनी कंपनी भारत में स्थापित किए आपने, मैं पेरेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि विदेश में है नेस्ले, और अगर भारतीय कंपनी आपको कुछ पेमेंट करती है पेटेंट वगैरह या रॉयल्टी वगैरह और उसको आप ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे प्रथम चीज ये देखना चाहिए कि भारत में स्थापित जो आपकी कंपनी है उनके शेयर धारकों का उद्धार और कल्याण कैसे हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये सही चीज है कि छोटी संख्या के जो शेयर धारक है उन्होंने ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये एक मेरे ख्याल से सकारात्मक असर आने वाले समय में शुद्ध मुनाफे के आंकड़े पर पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध मुनाफे में से ही आप रॉयल्टी पेमेंट करती हैं पेरेंट कंपनी को। तो आप भारत में कारोबार करती हैं, भारतीय नागरिक आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं, योगदान देते हैं बिक्री पर और शुद्ध मुनाफे में, तो भारतवासी जो है, जो यहाँ पर शेयरधारक है, उनको फायदा मिलना चाहिए। भाई पेरेंट कंपनी के पास तो और भी सारे विकल्प है जहाँ पर से वो अपना मुनाफा और बढ़ाना चाहते हैं या वो बढ़ा सकते हैं। मैं इस जो खारिज किया गया प्रस्ताव है मेरे ख्याल से बहुत अनिवार्य है। आने वाले समय में इस प्रकार से अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में बसी हुई अपनी सब्सिडरी कंपनी में से इस प्रकार से अगर कोई हरकत करना चाहती है तो उसका भी मेरे ख्याल से जो प्रस्ताव है वो खारिज होना चाहिए। ठीक है, आज थोड़ा मार्केट के अंदर अभी सेशन थोड़ा सा आपको डल ही देखने को मिल रहा है। करीब 28 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिर्फ 55 पॉइंट की बढ़त है और पूरी तरह से हम रेंज के अंदर कामकाज कर रहे हैं। इंडिया विक्स भी है। ठीक है, 12:02 हो चुके हैं। कुछ और ट्रेड समझने की जरा कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, ग्राउंड जरा टेक्निकल एनालिस्ट का लेके आते हैं। अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप ऑफिस में आए हैं क्या? अभी आए ऑफिस में? क्या सर सुबह से ही थे आप ऑफिस में? अजीत सर या गुड आफ्टरनून डिब्बी, सॉरी अभी भी ये गुड आफ्टरनून हो चुका है। सो हम मॉर्निंग से ऑफिस में, एक नॉर्मल डे है रैली करने। बेसिकली मार्केट ओपन था चाहे 2 घंटे के लिए, बट इज अ वर्क कैजुअल। हाँ ठीक। गुरांग सर मैं ये कह रहा था कि सैटरडे को ना वर्किंग के देखो कई नुकसान तो होते हैं, हमको तो आदत ही नहीं है। हमारी आदत कुछ वैसी है जैसे 12 के विक्स वाले लोग
लोग काम करते हैं, वैसी आदत है अब। लेकिन क्या ना, सैटरडे को बेनिफिट मैं आज सुबह गिनवा रहा था, तो एक दो बेनिफिट तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। पहला, एक तो पार्किंग स्पेस मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी जहाँ मर्जी खड़ो, पूरा ऑफिस की पूरी पार्किंग आपको खाली मिलेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, सड़कें खाली मिलती हैं सर। आप आओगे जाओगे, जहाँ पे आपको 45 मिनट लगते हैं वहाँ पे आप दिन 25 मिनट में पहुँच जाओगे अपना बफर टाइम लेके। तो आराम से आओ, शांति से चाय पानी पियो, बैठो, फिर अपना शो शुरू करो। तो ये सैटरडे के बेनिफिट हैं। हालांकि ये आदत ना पड़ जाए एक्सचेंजेस को, ना ही हमको, भगवान ऐसा ना हमारी सुने और सारी चीज़ सुन ले, ये ना सुने कि सैटरडे वाले दिन हमारे को आदत पड़ जाए। गुरांग सर, कोई एक और फ़ायदा बता सकते हो सैटरडे का? एक और फ़ायदा कोई गिनवा सकते हो आप? हाँ, एक फायदा बिल्कुल, एक क्या, बहुत अनेक फायदे हैं, लेकिन एक आपने बताया तो ऐसे तो शनिवार को आपके दर्शन होते नहीं है। नहीं गुरांग सर, ज्यादा मत बताना सर। गुरांग सर, ज्यादा फायदे मत बताना, एक्सचेंजेस भी सुन लेगा, बाद में दिक्कत हो जाएंगी। ज्यादा फायदे मत बताओ, एक ही बता दो। एक ये है कि चलो कभी कभार शनिवार को भी काम करने का मौका और अवसर मिल जाता है। और आपने से बताया, मुंबई जैसे शहर में एक तो मुसाफरी का समय जो होता है वो काफी लंबा होता है, इतनी ट्रैफिक होती है चालू दिन में। और दूसरी तरफ आपने सही बताया कि पार्किंग, एक नहीं दो गाड़ी लेके आ सकते हैं आप, आपको पार्किंग मिल जाएगी। और तीसरा फायदा ये है कि ऐसे तो शनिवार के आपके दर्शन होते नहीं है, तो शनिवार के आपके दर्शन हो गए हमारे। तो चलिए, आपके दर्शन हम कर लेते हैं शनिवार को, लेकिन सर कभी कभार ही करेंगे, ये हर शनिवार वाली आदत नहीं डालेंगे ना। आप हमारे कीजिए ना, हम आपके करेंगे, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। अच्छा अजीत सर, अपनी जरा कॉल्स आप बता दीजिए, आपकी कॉल्स कौन सी है? तो देखिए, सेशन चाहे थोड़ा म्यूटेड से क्यों ना हो, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मूव हो रहा है। इंटरेस्टिंगली ब्रॉडर इंडाइसेस काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज के सेशन में भी मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको बाय साइड, पॉजिटिव साइड पे ही रखना चाहिए। दो मोमेंटम मिसिंग है मार्केट में। तो पहला नाम होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया और वो फार्मा का काफी मेजर कंसोलिडेशन रेंज को एंड किया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, फार्मा इंडेक्स पॉजिटिव लग रहा है। तो सारे फैक्टर्स बेसिकली अलाइंड है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे 1250 तक के टारगेट्स के लिए। और फार्मा को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे ओएमसीज में से जो काफी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, एक छोटी सी रेंज में जरूर ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से तैयारी हो रही है, एक एक्यूमुलेशन चल रहा है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। बीपीसीएल, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं 650 तक के टारगेट्स के लिए, 617 के स्टॉप लॉस के साथ। डन सर, एग्री। अब एक काम करते हैं, क्योंकि मार्केट तो पूरी तरह से एक रेंज में है, एक ऐसी वॉइस आपको सुनाते हैं पुनीता कुमार सिन्हा, जो इंडिया में कम यूएस में ज़्यादा रहती हैं और यूएस मार्केट्स को भी काफ़ी अच्छे से ट्रैक करती हैं। हमने उनसे इस बार पता भी किया था कि भी इस बार कौन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं वहाँ पे कि बाइडेन साहब रिपीट करेंगे। तो उनका अपना, उनका निजी अपना परसेप्शन ये कह रहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे वापस आ सकते हैं यूएस में भी। कुछ और क्वेश्चंस भी हमने उनसे पूछे थे, एक वो चंक आपको सुना देते हैं ताकि आप भी थोड़ा आइडिया ले लीजिए ग्लोबल और इंडियन मार्केट के हिसाब से कैसे वो कनेक्ट कर रही है इनको। पुनीता कुमारी सिन्हा आपके सामने होंगे। पुनीता जी, बाजार से ही शुरुआत करेंगे। एफआईआईज का मूड आपको कैसा दिख रहा है, पहले तो जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आप अमेरिका में बैठती हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटीज को आप बेहतर ढंग से समझती हैं। क्या एफआईआईज थोड़े से सेलिंग करने के मूड में है भारतीय बाजारों से? अगर हाँ, तो वो जा कहां पर रहे हैं और ये सेलिंग कब तक आपको थमती हुई दिख रही है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स तक तो कोई खास न्यू पोजीशन नहीं लेगा एफआईआईज में, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोज है अभी। इलेक्शन का नतीजा आने ही वाला है 3-4 हफ्ते के अंदर। तो इसलिए कोई न्यू और जो यहाँ पर वेस्ट में जो न्यूज आ रही है वो इतनी मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज आ रही है, तो इसलिए लोग जो है थोड़ा साइडलाइंस पे हैं कि भाई अब रुकी जाए। और इंडियन वैल्यूएशंस वैसे भी हाई थी और यूएस में इन्फ्लेशन डेटा ठीक आ रहा है, तो यूएस में भी पैसा लगा सकते हैं। चाइना में भी रिस्क थोड़े कम हो रहे हैं, तो चाइना में भी लगा सकते हैं। इंडिया में क्या जल्दी है, 3 हफ्ते और रुक जाते हैं, क्योंकि मार्केट वैसे भी काफी चल पड़ी, आई मीन काफी हाई वैल्यूएशंस पे है।
तो इस कारण आई थिंक एफआईएस थोड़े से साइडलाइंस पे हैं, पर अगर इलेक्शन रिजल्ट जैसे कि सब लोग सोच रहे हैं अच्छे ही आएंगे, तो तब वापस से एफआईआईस का पैसा इंडिया आ सकता है। पुनीता मैम, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय हमारे लिए निकाला। एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छे से कही कि इतनी जल्दबाजी क्यों, जब इतना दिन रुक गए हैं तो 3 हफ्ता और रुक जाते हैं, एक बार रिजल्ट आ ही जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अगर सरकार रिपीट करती है या इन एनी केस रिपीट नहीं करती, बोथ द सिनेरियो में इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे तो कोई डाउट नहीं है ना, ये एफआईएस का पॉजिटिव रुख बरकरार रहेगा ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब एफआईएस थोड़ा पीछे हटे थे, इन डेट केस उस समय चाइना आगे नहीं था, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अभी चाइना रिकवरी वाली स्टेज पे है। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अभी कई साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग रहेगी, और वो डिमांड चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कैपेक्स जहाँ कैपिटल गुड्स हो, चाहे ट्रैवल हो, होटल्स हो, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्निंग्स में पॉजिटिव ग्रोथ लाएगा, और वो वैसे वो हमेशा ही एक कुछ 8-10 साल तक ये एक थीम है जो कि बना रहेगा। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और ये जो कई सारे सेक्टर्स, पीएसयूज जो चले हैं, अगर कुछ नेगेटिविटी आई इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तो उन सेक्टर्स में थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। प्रीति मैम, क्योंकि आप यूएस मार्केट्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हो, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इस समय हवा किसकी चल रही है, ट्रंप की या बाइडेन की, तो आपने कहा नहीं, ट्रंप की हवा थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद वो थोड़ा जीत सकते हैं इस बार के इलेक्शंस में। अच्छा पुनीता मैम, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट चलो ठीक है, आपने इलेक्शंस की वजह से थोड़ा जूझ रहे हैं आजकल, लेकिन अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट्स बहुत ही अच्छे स्तरों पर है, डाउ 40,000 के पार हो गया, नेस्टेक रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है। ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट यूएस मार्केट्स में अभी आप देखते हैं अगले 2-4-5 महीने और? हाँ, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है, जॉबलेस क्लेम्स भी थोड़े कम आए हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट और आ सकती है अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं थोड़े से घट जाएं। पर यहाँ पर भी इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी तो यहाँ भी रहेगी। तो जैसे जैसे हम अक्टूबर सितंबर मंथ्स में जाएंगे तो ये नैरेटिव जो है पॉलिटिकल कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, या कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे। बट हाँ, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा पॉजिटिव आया है, तो अभी यहाँ पर मूड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही है। 3-4 जो क्वेश्चंस पूछे उनसे उन्होंने ये बात साफ कर दी कि एफआईएस तो देखिए चुनाव के बाद ही आएंगे, पहला पॉइंट। और उन्होंने कहा है कि यूएस के अंदर भी ऐसी ग्रोथ की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ फैक्चुअल डाटा की वजह से चल रहा है। तीसरा, चुनावों का असर वहाँ पर भी पड़ेगा बट अभी नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा, इंडियन मार्केट्स को लेकर उनकी ग्रोथ स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका मानना है सरकार यही रहे या कोई भी आए, इंडियन ग्रोथ स्टोरी के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले गौरांग सर भी आपको कह रहे थे, आप इन्वेस्टमेंट का अपना काम सोचो ना, सरकारें किसको बननी है किसकी नहीं बननी है वो आपका काम नहीं है, और जब बनेंगे तो आपको रिएक्शन अपने आप ही दिख भी जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, अंशुल जैन हैं, आदित्य अरोड़ा हैं, अजीत सर भी आ चुके हैं और गौरांग सर भी हैं। बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया, 15 मिनट का सेशन हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज मार्केट के अंदर तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर काम हो रहा है। एक चीज़ हुई है सेकंड हाफ में जो फर्स्ट हाफ में नहीं हो रही थी। अंशुल जैन से मैंने पता किया था एक बार, वो अंशुल सर 48,200 आ गया बैंक निफ्टी के स्पॉट पे, आप देख रहे हो 48,200 बैंक निफ्टी स्पॉट आ गया। हालांकि ये क्लोजिंग चाहिए इसकी और बैक टू बैक हमको इसकी बढ़त चाहिए तो काम बनेगा। थोड़ा सा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है क्योंकि काफ़ी दिनों से इस लेवल की वेट हो रही थी, स्पॉट पे लेवल पे 48,200 आ गया। एक बार जरा चेक करके बताओगे ये थोड़ा कितनी स्ट्रेंथ रखता है? डिम्पी जी, स्विंग हाई जो 75 मिनट के चार्ट पे है वो 48,258 अराउंड फिगर 48,260 पकड़ लीजिए।
वहीं पे क्वार्टरली और मंथली वीवैप भी है, तो ये 200 260 की रेंज है। ये मेजर रेजिस्टेंस प्रूव हो रही है बैंक निफ्टी के लिए। मैं चाहूंगा कि ये गैप के साथ निकल जाए, अगर मंडे या ट्यूसडे जब मार्केट खुलेगा, अगर गैप के साथ हम इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर सीधा सीधा जो लेवल बनता है 49,200 से 49,450 के बीच में बनता है, उसके बीच में फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर 48,300 के ऊपर 260-300 के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो ये बेहतरीन ब्रेकआउट हो जाएगा 49,200 से 49,450 तक के टारगेट के साथ। ठीक है, तो जिनके पास भी बैंक निफ्टी है ना, अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखो, बढ़िया मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ये 48,200 के ऊपर जो भी आया है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे टिक अपनी स्क्रीन पर, बस आज ये क्लोजिंग भी कर जाए और उसके बाद फिर हमको ट्यूसडे गैप मिल जाए, उसके चांसेस भी हैं मिलने के। वजह मैं बता सकता हूँ, एक तो आपको मुंबई वाले इलेक्शन जो हो रहे हैं 5वें चरण वाले, उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, गुरांग सर की बात है भी कि इतना भी बारीक क्यों देखना, लेकिन फिर भी वो फ़र्क आजकल पड़ रहा है तो कोई पड़ रहा है, देख लेगी उसको भी। ठीक, आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक कराते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा भी सृष्टि पता करती है, ग्रेफाइट इंडिया जरा चेक करवाते हैं। अजीत सर जरा चेक करना, ग्रेफाइट इंडिया जी से शुरू होगा, ग्रेफाइट GRAPHITE। डिम्पी देखिए काफी स्टडी अपमूव था, 250 से आप 750 ऑलमोस्ट आप अपने प्रीवियस स्विंग हाइज, रिकॉर्ड हाइज के पास पहुंचे, और उसके बाद से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने 200 EMA के पास ले आएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिकवरी का फेज, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं इस रिकवरी में। प्राइस ने आज के सेशन में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है। तो बट क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो ऑब्वियसली आपको वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो 604 का एक स्टॉप मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए अगर आप उस रिबाउंड को प्ले करना चाहते हैं। और अपसाइड पे मुझे लगता है 640 से लेकर 645 पहला, और उसके बाद 660, इन लेवल तक के लिए आप ग्रेफाइट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ग्रेफाइट और चल सकता है। देखिए ग्रेफाइट और HEG ना एक साथ ही चलते हैं, दोनों भाई हैं, जैसे REC और PFC एक साथ चलते हैं। हालांकि दोनों कंपनीज अलग अलग हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो पेयरिंग है ना इन दोनों के आपस में काफ़ी अच्छी है। ग्रेफाइट HEG कुछ हद तक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच करते हैं, वैसे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के पीयर है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है मैच करता है, चलो भी ठीक है। तो लेकिन ये दोनों चलते हैं और इनमें टिपिकली चाइना फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय डोमेस्टिक फैक्टर के। आ जाते हैं एक दो शेयर और पे। अभी मैंने एक शेयर और निकाल रखा है गुरांग सर के लिए, वो एक्चुअली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का शेयर 158 रुपये के आसपास चल रहा होगा, एक बार ज़रा दिखाना IEX। गुरांग सर मेरे को क्या बताना, आपने मेरे से ज़्यादा स्टडी की हुई है कि ये जो कपलिंग वाला मैटर इसके अंदर चल रहा है। देखो और पावर कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट IEX नहीं पहुँच पाया। इसकी वजह यही है कि भी सरकार की पॉलिसीज़ का इसको डर लगा हुआ है, और सबको डर है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर सारे के सारी एनर्जी एक्सचेंजेस के कॉमन रेट हो जाएंगे, तो जो प्रीमियम मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर IEX को फिर कैसे करें ट्रेड, अभी और सारे पावर कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये नहीं चल पाया ज़्यादा। देखिए डिम्पी, हम हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, और 5 दिन में से 3 बार जब हम कॉलर शो करते हैं तो मैंने एक बात देखी कि पिछले 3-6 महीने में जब से इस शेयर में ऊपरी स्तर से गिरावट आई है, हर एक दूसरे या तीसरे छोटे निवेशक के पोर्टफोलियो में यह नाम होता ही होता है, ये शेयर होता ही होता है। और कमूमन करीबन 70 से 80% जिनके पास पोर्टफोलियो में शेयर है वो नुकसान में चल रहे हैं। तो पहले तो अगर आपको ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान देना है डिम्पी, ये मेरी बुद्धिमत्ता काम कर रही है, मैं ये बता रहा हूँ बुनियादी तर्क के आधार पर कि अगर आपको किसी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करना है तो आपके पास इससे बहुत सारे बेहतरीन विकल्प है। और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, टाटा पावर है, NTPC है, CESC है, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो पहले ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई थी और अब सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा में कदम रखती है। और इस कंपनी में जब इतना अगर आपको डर भय है तो फिर ऐसी कंपनियों की तरफ आपको रुख क्यों मोड़ लेना है। निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत भी रिकवर होएगा या होता हुआ दिखाई देगा आपको डिप्टी, तो यहाँ पर बिकवाली हावी होती दिखेगी क्योंकि बहुत सारे छोटे या फिर मध्यम वर्गीय निवेशक हैं यहाँ पर फंसे हुए।
ठीक है, तो IEX से बेहतर विकल्प हैं, उस पर आप ज़रूर नज़र रखिए। पर गौरांग साहब, एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए थी वो था गॉडफ्रे फिलिप्स। हालांकि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो सिगरेट्स का है, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल फिलहाल जो मूवमेंट हम इस काउंटर में देख रहे हैं या जो खबर है वो है कि इन्होंने अनाउंस किया था कि अपनी रिटेल स्टोर चेन जो कि 24/7 है, इससे वो बाहर निकलेंगे क्योंकि वो लॉस मेकिंग बिजनेस था। अब कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उसकी वैल्यूएशंस जो है करीब 700 से 1000 करोड़ लगाने की कंपनी की तैयारी है और उसी रेंज में वो वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। क्या आपने इस खबर पे अपनी एनालिसिस देंगे, और साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स एज अ काउंटर बाकी इसका जो मेन बिजनेस है उसको मद्देनजर रखते हुए कैसा लगता है? देखिए, पहले तो कंपनी बुनियादी तर्क पर कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा सृष्टि, लेकिन एक चीज या दो चीज बताना चाहूंगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी, अगर कोई कारोबार बैलेंस शीट पर हावी हो रहा है और बोझ के रूप में अगर रुझान दे रहा है, तो अनिवार्य होगा मैनेजमेंट की तरफ से कि वो पर्याप्त कदम उठाए और फिर उस कारोबार से बेच करके पूर्ण तरीके से निकले या फिर उसमें कोई फेर बदलाव करे ताकि ये योगदान देना शुरू कर दे। अगर निकलने की सोचते तो जाहिर है, जैसे आपने बताया, 7 से 1000 करोड़ का मूल्यांकन हो रहा है इस 24/7 जो रिटेल आउटलेट बिजनेस है इनका, उसका। तो जो कंपनी खरीदेगी या जो भी मूल्यांकन पे ये कंपनी बेची जाएगी, तो वो आपको पैसे वापस लौटते हुए नजर आएंगे। और फिर से वापस जो मुख्य कारोबार है इस कंपनी का, जो कि तंबाकू पदार्थ और सिगरेट का है, तो उस पर वो ज्यादा ध्यान देंगे। इस कंपनी के पास इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत सारे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको जो नतीजे है वो थोड़े बहुत सकारात्मक आते हुए दिखते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि अगर बिक्री बढ़ती है इनके पदार्थों की, तो साफ जाहिर होता है कि धूम्रपान करने की जो लोगों की संख्या है वो भी ऊपर जाती है। तो ये थोड़ा एक कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स पे क्या कुछ चल रहा है उस पर एक राय आपको दी, क्योंकि कवरेज की लिस्ट में नहीं है गौरांग जी के, तो कुछ टारगेट प्राइसेस वो नहीं बता पा रहे। बट टेक्निकली एक बार आदित्य, मैं आपसे राय लेना चाहूँगी, कैसे दिख रहा है ये काउंटर? क्योंकि कल की कैंडल काफ़ी मजबूत थी, आज उसको वो बिल्ड ऑन करते हुए दिख रहा है। क्या कोई टारगेट्स टेक्निकल फ्रंट पे निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि फिलहाल तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ही है। बिल्कुल, अगर आप थोड़े टाइम का चार्ट देखें गॉडफ्रे फिलिप का तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है और स्टॉक ने एक बार ब्रेकआउट दिया अपने 3700 के लेवल से, तो वहां से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है। बट टेक्निकली शॉर्ट टर्म में बात करूँ तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अगर नज़रिया एक दो हफ्ते का है तो अभी बाइंग अवॉइड करें, बट अगर नज़रिया थोड़ा लंबे समय का है, 2-3 महीने का, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और बने भी रह सकते हैं। उसके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3200 का, और टारगेट रहेंगे 5000 के। 3200 का स्टॉप लॉस बताया आपने आदित्य? हाँ जी, ओके, 3200 यानी मौजूदा स्तर से 1000 रुपये नीचे और 5000 तक के आप इसमें टारगेट्स उम्मीद कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है, 1:1 के अप्रॉक्सीमेटली इसका एक रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। आज फिर से PSU काउंटर्स में भी ज़बरदस्त एक्शन है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि कुछ ऑयल एंड गैस काउंटर्स भी बस कर रहे हैं। इसके अलावा पावर क्षेत्र की कंपनियां भी काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में हैं। एक बार जाते जाते अंशुल, आपसे BHEL पे राय जानना चाहेंगे। आज फिर से 3-3.5% की मजबूती, 300 के पार डिसाइसिवली निकला है BHEL। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? इसमें 3-3.5% की अपमूव के साथ जो पॉजिटिव है वो है ओपन इंटरेस्ट, ये भी लगभग 4% से बढ़ा है ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ से जो इमीडिएट स्विंग हाई था 318 रुपये 30 पैसे का, ये प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में टेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो 305 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, 318 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। 305 का स्टॉप लॉस, 318 का यहाँ पे टारगेट, तो ऑलमोस्ट
रिस्क अगर देखें तो 4 रुपये का रिवॉर्ड के लिए लगभग 8 से 9 रुपये आपके लिए हैं, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखें। पर थोड़ा सा मोमेंटम अभी जाते जाते निफ्टी बैंक ने फाइनली पकड़ा है, लगभग 100 अंकों की तेज़ी जो है यहाँ पे है। ब्रॉडर मार्केट्स भी क्लियरली सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर इस बीच मनापुरम फाइनेंस आई गेस सुबह ये काउंटर जो है हरे निशान में ज़रूर था, पर एक बार इस पे आप चार्ट चेक देना चाहेंगे अंशुल? मनापुरम फाइनेंस कैसा दिख रहा है चार्ट पे? देखिए, इसमें बहुत शार्प फॉल आई थी और गैप के साथ प्रीवियस मंथ लो तोड़ा था। उस दिन शायद आरबीआई की कुछ खराब न्यूज़ थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है प्राइजेस ने, वापस प्रीवियस मंथ लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये 2 दिन का पुल बैक है, प्रोबेबली थर्ड डे और पुल बैक रहेगा। 178 के अराउंड मेजर सपोर्ट है, वहां पे फ्रेश बाइंग बनेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 192 अराउंड ऑड लेवल्स। वहां पे स्विंग हाई रहा है प्रीवियस, तो 178 के अराउंड बाई करना चाहिए। 175 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 192 का टारगेट रहेगा। ठीक है, एक दो शेयर जरा आपको मैं और बता देता हूँ। 3-4 शेयर सरकारी भी हैं। अच्छा गुरांग सर, एक बात बताइए, सरकार का जो पहले डिसइन्वेस्टमेंट को ना काफ़ी गौर से नोट करते थे कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, उसके बाद सरकार के पास पैसे आएंगे, वो पैसे से सरकार फिस्कल डेफिसिट कम कर देगी और उनको थोड़ा प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो काम अच्छे से होगा। ये पुरानी फिलॉसफी थी। अब तो सरकारी कंपनीज को देख के ऐसा लग रहा है कि इनके डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह में सोच ही क्यों रहे हो, इनको बेच ही क्यों रहे हो, अब तो बढ़िया काम हो रहा है। सारी कंपनीज ने अपनी टर्न अराउंड करके रख दिया। तो 3-4 कंपनीज के मेरे पास ना नाम है, मैंने अभी लिखे हैं। एक है ITI, दूसरा MMTC, तीसरा इंजीनियर्स इंडिया है। इसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट का बज़ नहीं है, लेकिन सर इन बैलेंस शीट्स इनकी अभी उतनी दुरुस्त अभी नहीं हुई हैं, हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो आपका जरा टेक चाहिए इन सरकारी कंपनीज पे। कहते हैं कि अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट हो गई, 3.0 हुआ, तो फिर ये सरकारी कंपनीज हाथ ही नहीं लगेंगी, इनका तो बहुत तेज़ी से उद्धार होएगा। और इनका उद्धार हुआ है पिछले कुछ सालों में। मेरे ख्याल से 2014 के बाद जो छवि परिवर्तन हुई है सरकारी कंपनियों की, क्योंकि पहले दखल अंदाजी बाबू का रवैया जो था और काम को लेकर के जो बाधाएं इनको सामना करना पड़ता था सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट में, वो मेरे ख्याल से बहुत अनिवार्य परिस्थिति नहीं थी। और अब आप देखिए जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो फिर सरकारी बैंक हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हो, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हो, या फिर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी हो, या फिर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हो, या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी हो, आप देखिए किस प्रकार से बड़ा परिवर्तन हुआ है। और एक अच्छी बात ये भी है डिम्पी, जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, कि कुछ कंपनियों का यहाँ पर जो मूल्यांकन है, फेस वैल्यू जो है, वो स्प्लिट हुए थे। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ आपको। हाल ही में कुछ समय पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विभाजन हुआ था शेयर का, 10 से मेरे ख्याल से 5 का फेस वैल्यू हुआ था। तब उसके दाम चल रहे थे कुछ 2,900 2,300 के 3,000 के आसपास, 2,900-3,000 के आसपास। आज वो स्टॉक स्प्लिट होकर के 4,700 के पार खड़ा है। आप देखिए किस तरीके से वैल्यू क्रिएट हुई है। उसी तरीके से कोचिन शिपयार्ड स्प्लिट हुआ था 1400 पे, गया जाकर पहुंचा 700 पे, आज फिर से 1400 के पार खड़ा है। अब बातें सुनने में आ रही है कि भारत डायनामिक्स का भी शायद होगा और बस्कर डॉक्स का भी होगा, उसके साथ साथ बाकी अन्य कंपनियों का। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इस प्रकार से सक्षम कंपनियों से जुड़े रहेंगे तो विनिवेश तो दूर की बात रही। और मेरे ख्याल से कल परसों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी वित्त मंत्री की तरफ से कि वो ज्यादा जोर या ध्यान नहीं दे रहे विनिवेश को लेकर के, क्योंकि आजकल GST आप देखिए तो महीने दर महीने इतिहास बना रहा है, GST का कलेक्शन हर महीने एक नया इतिहास। तो सरकार के पास पूंजी आ रही है, टैक्स पेयर्स का पैसा आ रहा है, कॉर्पोरेट का पैसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखने लायक रहेगा इस बार का बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी विनिवेश को लेकर के क्या कुछ टिप्पणी करती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल छवि बदली और भविष्य भी बदला है सरकारी कंपनी। बदलने की स्थिति बदली है। 1 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगा, सेकंड सेशन भी कंप्लीट होने को है। और आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज शनिवार के दिन भी हमारे लिए समय निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ मार्केट के लोगों की व्यस्तता और उनके ऊपर जो प्रेशर होता है परफॉर्मेंस देने का या फिर मार्केट की परफॉर्मेंस से अटैच होने का, वो
सैटरडे संडे तो ज़रूरी है, मस्ट है उनके लिए। ये कभी कभार वाला तो ठीक है, सैटरडे चला लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा एक्सचेंजेस से भी कि आपको जो भी मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह जो भी चेक करना है आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए, ठीक। और इस बीच एक खबर अच्छी आई थी, आपको पता ही है 15-20 दिन पहले, कि खुद ब्रोकर के फोरम ने कहा कि अभी समय ना बढ़ाया जाए, फिर बाद में सेबी ने वो प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। तो एक अच्छी खबर 15-20 दिन में आई हुई है। 2 राउंड आप ऑलरेडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कर चुके हो चेक। आई होप कि आगे जल्दी जल्दी इसकी डेट नहीं आएगी। 41 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी आज क्लोज कर रहा है। अच्छे पॉइंट बात क्या है कि इसने 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। दूसरी अच्छी बात है कि कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट थर्ड डे से हो रहा है, आप बैक टू बैक चल रहे हैं। ये बृहस्पतिवार से जो शुरुआत हुई है ना, बृहस्पति, शुक्र और आज शनि, ये 3 दिन तक आप नॉन स्टॉप आए। दूसरा पॉइंट 48,200 के ऊपर आज बैंक निफ्टी फाइनली क्लोज कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आज एक नोटिस हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी आज ठीक है। आज सब कुछ मैं समझ सकता हूँ कि वॉल्यूम कम है, 5% से ऊपर तो कोई शेयर ही नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट की लिमिट ही 5% थी, लेकिन फिर भी उतना बुरा सेशन नहीं गया। स्पेसिफिक काम हुआ, मार्केट ने जो गैप के साथ करना था वो हल्के से गैप के साथ ही कर दिया, उस गैप को तोड़ा नहीं। दूसरा, इंडिया विक्स थोड़ा सा ना 4% बढ़ा है। ये आपको पता है क्यों बढ़ा है? आपको मुंबई के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं तो 4% इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। ये जो 4% इंडिया विक्स बढ़ा है ना, ये आपके मंगलवार को बहुत काम आएगा, क्योंकि इसी मंगलवार को ना ये जब रिएक्शन देगा, अगर अच्छे नंबर्स आए, जैसे कि हम सब सुन रहे हैं आजकल परसेंटेज पे भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये अच्छे से गिरेगा इसको और आपको एक सडन मूव देगा। और अगर नहीं आए तो यही 4% का विक्स थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी करवाएगा। बहुत शुक्रिया अंशुल जैन, थैंक यू वेरी मच। आप फर्स्ट सेशन में भी थे, सेकंड सेशन में भी आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आदित्य अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरांग सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, वैसे गुरांग सर आपको बताऊँ, आप चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दोनों में बहुत ही सुंदर लगते हो आप। अब क्या बोलूँ कि आप चश्मा डालो या मत डालो, आप जैसे भी हो ना बहुत स्मार्ट लगते हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ठीक है जी, मेरे को और सृष्टि को इजाज़त दीजिए। तो सृष्टि को तो कहीं जाना भी है, वो तो वेट ही कर रही थी कि कब भगवान 12:30 बजाओ ताकि वो जा पाएँ। तो सृष्टि जी हो गया 12:30, अब आप चाहें तो प्रस्थान कर सकते हैं, मेरे को भी इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्कार। उम्मीद है कि सभी के वैसे ही रहें और मंडे को मुंबई वासी जो है वोट भी करें। पर बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरे सेशन के लिए।